हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, कुछ धातुओं को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उनको किस प्रकार से हम खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं, उनको अयस्क क्यों कहते हैं, उनका धातुकर्म क्यों किया जाता है। इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल ना घबराएं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए खनिज पर। परिभाषा पूछी जाती है कई बार। खनिज पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, ऊपरी सतह भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को खनिज कहते हैं बच्चों। पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, अयस्क। खनिज जो होते हैं, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? नहीं। क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं? जी हां दोस्तों, सभी अयस्क वो खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क हो जरूरी नहीं है। क्यों? देखिए, अयस्क किसे कहते हैं? वह खनिज जिसमें अधिकतम मात्रा में धातु प्राप्त हो सके तथा इस प्रक्रम में कम से कम खर्चा हो, वह खनिज अयस्क कहलाता है। वह खनिज जिसमें अधिकतम मात्रा में क्या प्राप्त हो बच्चों? धातु प्राप्त हो। और इस प्रक्रम में हम धातु प्राप्त करने का जो धातुक्रम का प्रक्रम हो, उस खनिज से धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रम अपनाया जा रहा है उसमें कम से कम खर्चा हो, वह खनिज क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। तो जिस खनिज में ज्यादा खर्चा हो और धातु कम प्राप्त हो, क्या उसको हम अयस्क कहेंगे? जी नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। उसके बाद अपन पढ़ते हैं धातुकर्म। धातुकर्म क्या होता है बच्चों? जो अयस्क है जिससे हमें धातु प्राप्त करनी है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? अयस्क से धातु का निष्कर्षण करके धातु प्राप्त करने का या उपयोगी बनाने का, धातु रूप में उपयोगी बनाने का जो प्रक्रम है वो कहलाता है धातुकर्म। धातु को प्राप्त करने का, अयस्क से धातु निष्कर्षण की जो प्रक्रम है वो कहलाता है धातुकर्म बच्चों। तो ये सिंपल सी बातें थी। अब आपको पता है, हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी। सक्रियता श्रेणी में हमने धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा। ऊपर वाली धातु बहुत अधिक क्रियाशील है, नीचे वाली धातु कम अभिक्रियाशील है, बीच वाली धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो बच्चों, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे आती है धातुएं, उनमें कई धातु तो ऐसी हैं, प्लेटिनम है, सोना है Au, चांदी है Ag, आदि धातुएं तो ऐसी हैं जो हमें शुद्ध अवस्था में भी मिल जाती है। इनके अयस्क जो है उनमें ये शुद्ध अवस्था में ही हमें प्राप्त हो जाती है। अब बात आती है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो धातुएं होती हैं, अगर ये सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में है, अयस्क जो यहाँ मिलेंगे वो सल्फाइड अयस्क के रूप में अगर मिलते हैं, सल्फाइड अयस्क, इसका एक एग्जाम्पल है सिनाबार। सिनाबार एक अयस्क है बच्चों, पूछा जाता है सिनाबार किसका अयस्क है? मरकरी धातु का अयस्क है और इसका सूत्र होता है HgS। मर्क्यूरिक सल्फाइड रासायनिक नाम
मर्क्यूरिक सल्फाइड। हमारे पास हमें एक अयस्क मिलता है, प्राकृतिक रूप से खनिज से अयस्क प्राप्त होता है सिनाबार। इसका सूत्र याद रखें, बहुत बार पूछा गया जब एनसीईआरटी कोर्स चल रहा था उस समय। सिनाबार HgS, Hg मरकरी, यहाँ पर Hg जो है वो +2 स्टेट में है। अगर ये +1 में होता तो इससे हम मर्क्यूरस कहते, अधिकतम में है तो हम इसको मर्क्यूरिक कहेंगे। इसका नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है दोस्तों बच्चों? मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो सिनाबार किसका अयस्क है? मरकरी धातु का। मरकरी बोले तो पारद धातु, पारा Hg, इसका अयस्क है कौन? सिनाबार। इसके साथ आप देख रहे हो सल्फाइड जुड़ा हुआ है, तो कैसा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है बच्चों। कैसा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क। इसको किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो सर हम क्या करेंगे, इसको हम पहले मर्क्यूरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे, गर्म करेंगे, जलाएंगे, एक तरह से तापन। ठीक है, तो मरकरी का मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा HgO, और साथ में आपका सल्फर जो है दोस्तों, सल्फर ऑक्सीजन को लेकर के सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो अब बन गया आपके पास मर्क्यूरिक, जो सल्फाइड था वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल गया। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 है, 2 और 1 3 होता है। यहाँ 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 6 होता है। तो अगर अपन इसको यहाँ पर 6 बनाना चाहें तो इसको 3 दूनी 6, अगर इसको 6 बनाना चाहें तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाता है। तो आप ऐसा करेंगे, इसको 2 रख लो और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो, और SO2 3 और 2 5, और अपने पास है 6। तो आप क्या करें बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3। 3 की जगह आप यहाँ पर अब 2 ले, तो 2 दूनी 4 और 2 यहाँ ऑक्सीजन हो गए बच्चों 6, ये 3 दूनी 6, सल्फर 2 हो गया 2 कर दो, Hg 2 हो गया 2 कर दो। तो ये रासायनिक समीकरण है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया, और जब ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में से ऑक्सीजन ऑटोमेटिक निकल जाता है और मरकरी धातु आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। आपके पास ये था, इसको आप गर्म करो। जब गर्म करोगे तो मरकरी अलग और ऑक्सीजन आपको अलग प्राप्त हो जाएगी। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 लगाया, मरकरी को संतुलित करने के लिए 2 लगा दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड से मरकरी शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान दें सभी बच्चे, बहुत सिंपल सा है, याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछे लायक। मरकरी का एक अयस्क बताइए, तो उसका नाम है सिनाबार। सिनाबार किसका अयस्क है? तो मरकरी का। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका नाम है। इससे शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं? पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन निकल जाती है गैस के रूप में, ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, हमें मरकरी शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी बच्चों। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ से मरकरी को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से। मरकरी का अयस्क सिनाबार, सूत्र HgS। शुद्ध कैसे करेंगे? पहले मर्क्यूरिक सल्फाइड को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ऑक्साइड को जब गर्म करेंगे तो वो सीधा ही हमें क्या कर देगा बच्चों, मरकरी धातु दे देगा। इस प्रकार से इसमें आगे है कॉपर का एक अयस्क अपने पास, कॉपर का अयस्क अपने पास एक, उसकी बात करें अपन, कॉपर धातु का अयस्क, कॉपर का अयस्क अपने पास Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड,
क्यूप्रस सल्फाइड है माय डियर स्टूडेंट्स। कॉपर ग्लांस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कॉपर ग्लांस, क्यूप्रस सल्फाइड। इस क्यूप्रस सल्फाइड से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है, तो इस क्यूप्रस सल्फाइड को भी हम पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे। तो आपको जो क्यूप्रस सल्फाइड है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में प्राप्त हो जाएगा, Cu2O प्लस SO2। अब देखिए कॉपर इधर 2 है, उधर भी 2 है। ऑक्सीजन फिर से वही सिस्टम है, तो ऑक्सीजन को 2 करके 2 दूनी 4 और 2 6, और यहाँ पर कॉपर हो गया 4, तो यहाँ 4 लगा दिया हमने। 4 हो गया तो हमने 2 लगा दिया। जैसे इसको 2 लगाया तो सल्फर 2 हो गया, तो बच्चों हमने इसको 2 लगा दिया। तो ऑक्सीजन हो गया 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे 3। और कॉपर देखो 2 दूनी 4, यहाँ कॉपर 2 दूनी 4। इस तरह से समीकरण हुआ संतुलित। तो क्यूप्रस सल्फाइड से ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाने पर क्यूप्रस, जो क्यूप्रस सल्फाइड था उसकी जगह आपको क्यूप्रस ऑक्साइड मिल गया बच्चों। क्या बन गया? क्यूप्रस ऑक्साइड। अब होता क्या है इसमें, ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो आपको प्राप्त हुआ है Cu2O, ये शेष बचे क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि जो क्यूप्रस सल्फाइड है वो कुछ मात्रा में क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल गया। बाकी जो जैसे ही क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा ये वहीं पर उसी पात्र में तो क्यूप्रस सल्फाइड अभी है, उसके साथ ही रिएक्शन करेगा। गर्म अपन कर ही रहे हैं, उसी प्रोसेस के दौरान ये जो क्यूप्रस है आपको, ये कॉपर आपको अलग से प्राप्त हो जाएगा, और सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर भी हमें समीकरण को संतुलित करना है। तो देखो ऑक्सीजन उधर 2 है, इधर 1 है, तो अपने को यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को 2 करने की वजह से कॉपर देखिए 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया है, तो यहाँ पर 6 लगाएंगे। सल्फर इधर भी 1 है, उधर भी 1 है, तो 6 कॉपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको जो समीकरण में लास्ट में जो शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है उससे पहले 6 लगा होता है। ये फफोलेदार कॉपर यानी बुलबुलों के रूप में, जब SO2 गैस उस पूरी बड़ी कढ़ाई में आपने सब मसाला डाल रखा, उसमें से बुलबुलों के रूप में निकलने का प्रयास करेगी तो उसकी सतह पर फफोले बन जाएंगे, इसलिए अपन इसको फफोलेदार कॉपर भी कहते हैं, फफोलेदार कॉपर। हाँ बच्चों, इस प्रकार से आप सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे वाली धातुएं उनमें 2 एग्जाम्पल हैं, याद रखें। एक तो मरकरी का अयस्क सिनाबार और एक कॉपर का अयस्क क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S। इन 2 से हमें क्या करना है, धातु प्राप्त करनी है। दोनों को ही पहले ऑक्साइड में बदल लेते हैं और ऑक्साइड में बदलने के बाद आसानी से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये इसका समीकरण था बच्चों, जिसके हम कॉपर शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अपन बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है अपना सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, कौन सी धातुएं? मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। इन धातुओं को अगर अपन बात करें तो या तो इन धातुओं के जो अयस्क है वो सल्फाइड अयस्क के रूप में आपको प्राप्त होंगे, सल्फाइड अयस्क के रूप में प्राप्त होंगे, या फिर आपको ये कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होंगे। कार्बोनेट, या तो सल्फाइड अयस्क मिलेंगे आपको या कार्बोनेट। सल्फाइड का मतलब धातु के साथ, फॉर एग्जांपल धातु का है मान ले, तो उसके साथ अगर सल्फर जुड़ा होगा तो वो धातु का सल्फाइड अयस्क होगा, और धातु के साथ अगर कार्बोनेट जुड़ा होगा CO3 तो वो कार्बोनेट अयस्क होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क जो प्राप्त करते हैं, इनको भी आपको पहले क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, सल्फाइड हो चाहे कार्बोनेट हो, दोनों को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करवाना है। ऑक्साइड में जो सल्फाइड अयस्क है उसको भी किस में परिवर्तित करना है? ऑक्साइड अयस्क में बदलना है, यानी जो धातु है उसके साथ ऑक्सीजन आ जाना चाहिए। और कार्बोनेट है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको भी आपको ऑक्साइड में परिवर्तित करवाना है, ऑक्साइड में, यानी जो धातु है उसके साथ यहां भी ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए
हम दो प्रक्रम अपनाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो है भर्जन और एक है निस्तापन। परीक्षा की दृष्टि से फिर से मैं आपको बता रहा हूं, भर्जन और निस्तापन दोनों प्रक्रम 3 स्टार कैपेसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में तुलना या कोई एक पूछा जा सकता है आपको। भर्जन किया जाता है सल्फाइड अयस्क का। सबसे पहली बात, भर्जन किसका किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। और निस्तापन किया जाता है कार्बोनेट अयस्क का। किसका किया जाता है? कार्बोनेट अयस्क का। और किया किसकी? भर्जन जो है वो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, पहली बात तो भर्जन कौन से अयस्क का किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। दूसरी बात, भर्जन वायु या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसको? सल्फाइड अयस्क को। कार्बोनेट अयस्क की अगर अपन बात करें तो यहां पर इसका होता है निस्तापन। निस्तापन किसका करवाया जाता है बच्चों? कार्बोनेट अयस्क का। और इसे करवाया जाता है वायु की, बिल्कुल, अनुपस्थिति। वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में। तो दोनों में डिफरेंस दो नजर आ गए आपको। सल्फाइड अयस्क का किया जाता है भर्जन सल्फाइड अयस्क का वायु की उपस्थिति में, निस्तापन किया जाता है कार्बोनेट अयस्क का वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है। सबको समझ में आ रहा है ये बात? अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जिंक धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। जिंक का कोई सल्फाइड हमें मिल जाए, ZnS, जिंक सल्फाइड। इसको पहले आप क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में गर्म करवा रहे हैं तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, तापन। वायु की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे बच्चों? गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो सल्फाइड जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और सल्फर जो है वो बाहर निकल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। वैसे ही सेम इनकी संख्या को संतुलित करेंगे। यहां पर 2 लगा देंगे, यहां 2 लगा देंगे। इसकी वजह से 2 दूनी 4 हो गया ऑक्सीजन, तो यहां 2 लगा देंगे। अब देखिए सल्फर 2 हो गया तो यहां पर 2 लगा देंगे। तो ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया, तो यहां ऑक्सीजन को 6 करने के लिए अब 3 लगा देंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो जिंक सल्फाइड जो सल्फाइड अयस्क है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। ये उदाहरण है सल्फाइड अयस्क के भर्जन का। हमने भर्जन करवाया है। भर्जन से हमें क्या प्राप्त करना है? ऑक्साइड प्राप्त करना है। अभी हम ऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं, शुद्ध धातु नहीं। अभी हमने सिर्फ क्या किया बच्चों? ऑक्साइड प्राप्त किया है। ऐसे ही कार्बोनेट का अगर एग्जाम्पल लें तो जिंक का ही ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। इसको वायु की अनुपस्थिति में, यहां देखो ऑक्सीजन नहीं है, इसको गर्म करेंगे जिंक कार्बोनेट को। तो जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2 गैस के रूप में, यहां भी गैस, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। समीकरण ऑलरेडी संतुलित है। तो आप क्या देख रहे हो? जिंक कार्बोनेट जो कार्बोनेट अयस्क है उसका तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करने पर ही जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो देखिए हमने क्या किया, भर्जन और निस्तापन जो प्रक्रम है वो ऑक्साइड बनाने के प्रक्रम है। क्या बनाने के प्रक्रम है? ऑक्साइड। और निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट का ऑक्साइड बनाया जाता है, जबकि भर्जन द्वारा सल्फाइड अयस्क का ऑक्साइड बनाया जाता है। देखिए आप, ये सल्फाइड अयस्क है, इसका ऑक्साइड बना दिया वायु की उपस्थिति में। ये कार्बोनेट अयस्क है, इसका निस्तापन करवाया, ऑक्साइड बना दिया वायु की अनुपस्थिति में। इस प्रकार से भर्जन और निस्तापन एग्जाम की दृष्टि से 2022 बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले सिनाबार पढ़ा था वो, और उसके बाद भर्जन और निस्तापन का प्रक्रम। तो दोस्तों आज हम इस प्रक्रम को यहीं रोकते हैं। जिंक ऑक्साइड जो बनाया हमने, ऑक्साइड बना लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन उच्च क्रियाशील धातु जो होंगी अपनी उनको, और इन ऑक्साइडों को किस प्रकार से अपन अलग करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। या ऐसा करते हैं, आपको ये तो बता ही देते हैं, जो भी ऑक्साइड बना उस ऑक्साइड का क्या करना है बच्चों? शुद्ध धातु प्राप्त करनी है।
यहां पर कोई ऐसा पदार्थ लेंगे जिसके द्वारा हम उसका आसानी से क्या करवाएं, मतलब अपचयन करवा दें। तो जिंक ऑक्साइड जो है उसकी क्रिया कार्बन के एक अपर रूप कोक से करवाते हैं। कोक कार्बन का शुद्ध अपर रूप होता है, जिससे आपको जिंक धातु अलग प्राप्त हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक धातु शुद्ध धातु आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगी। ये है कोक, कार्बन का एक प्रकार होता है कोक, उसके साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। अब जिन धातुओं के साथ कार्बन का अपर रूप काम कर जाता है वहां तो अपन उसको शुद्ध कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो प्रक्रम है इसमें आप देख सकते हो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है ये। जिंक ऑक्साइड जिंक में परिवर्तित हो गया, इसका अपचयन हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो इस प्रकार से ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। जिनका यहाँ पर जिन धातुओं से ऑक्सीजन को कार्बन नहीं हटा पाता उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तो ठीक है, आप लोग अच्छी तैयारी करते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।